Hello students, I hope you all are doing great. I am Monica Ahlawat. Welcome to my channel Level Up Psychology. Here we are doing preparation for IGNOU PG DRPC entrance examination and यहाँ हमारा चल रहा है Unit 5 Disability Studies and Rehabilitation. Today we will do Class 3. Class 1 में हमने Concept and Models of Disability complete किया था and Class 2 में हमने RPWD Act किया था. आज हम करेंगे टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज़, ठीक है. एंड टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज़ हम करेंगे अकॉर्डिंग टू व्हाट इज़ गिवन इन RPWD एक्ट 2016. सो हमने अपनी लास्ट क्लास में देखा था RPWD एक्ट में कि 21 डिसेबिलिटीज़ उसमें दी गई हैं एंड ये 21 डिसेबिलिटीज़ को स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी की तरह से उन्होंने वहाँ पे लिस्ट डाउन किया है, ठीक है. दीज आर द 21 डिसेबिलिटीज़ की लिस्ट जो हमने लास्ट क्लास में भी देखी थी. अब इनको हम वन बाय वन देखेंगे कि ये क्या है, इसमें क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू RPWD एक्ट, ठीक है. सो लेट्स सी. सो फर्स्ट है हमारा लोकोमोटर डिसेबिलिटी. लोकोमोटर डिसेबिलिटी में क्या होता है, इट इज़ द रेस्ट्रिक्शन ऑफ बॉडी मूवमेंट, ठीक है. या बॉडी के किसी पार्ट की मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट हो जाती है या कंप्लीट बॉडी की मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट हो जाती है जिसमें कि हम अपनी बॉडी को मूव नहीं कर पाते हैं या जो जैसे आसपास ऑब्जेक्ट्स हैं उनको विद द बॉडी नहीं मूव कर पाते हैं. इनएबिलिटी आ जाती है इस टाइप की बॉडी में, तो फिर वो डिसेबिलिटी लोकोमोटर डिसेबिलिटी बन सकती है, ठीक है. सो अ पर्सन्स इनएबिलिटी to execute distinctive activities associated with movement of self and objects resulting from affliction of musculoskeletal और nervous system और both, ठीक है. अब ये जो डिफ़िकल्टी आती है इन मूविंग द बॉडी या ऑब्जेक्ट्स, ये किसकी वजह से हो सकती है? इट कैन बी ड्यू टू इश्यूज विद इधर नर्वस सिस्टम या मस्कुलोस्केलेटल के इश्यूज की वजह से ये हो सकती है, ठीक है. इसमें क्या होता है, डिफ़िकल्टी इन मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स सच एज लेग्स, आर्म्स या होल बॉडी, ठीक है. या तो बॉडी के पार्ट्स को मूव करने में दिक्कत आएगी या कंप्लीट बॉडी को मूव करने में दिक्कत आ सकती है, ठीक है. एंड इसके पॉसिबल कॉजेज़ क्या क्या हो सकते हैं, या तो बर्थ की कंडीशंस की वजह से, या कोई सीवियर एक्सीडेंट हुआ हो, कोई डिजीज़ हुई हो, नर्व डैमेज हुआ हो, तो ये चीज़ें जो हैं आपके नर्वस सिस्टम एंड मस्कुलोस्केलेटल को इम्पैक्ट कर सकती हैं एंड ड्यू टू दैट लोकोमोटर डिसेबिलिटी इंसान के अंदर आ सकती है, ठीक है. सो नेक्स्ट, इफ़ यू वांट टू नोट देम डाउन, तो मैं लास्ट में सारी स्लाइड्स रन कर दूंगी. सो अभी डोंट गेट इन हरी टू नोट देम डाउन. अभी आप अच्छे से समझ लो एंड देन इफ़ यू वांट टू टेक नोट्स आई विल रन ऑल दीज स्लाइड्स इन द एंड, ठीक है. सो लेप्रेसी क्योर्ड पर्सन्स क्या होते हैं, जैसे नाम से पता चल रहा है कि लेप्रेसी थी, क्योर हो गया है पर्सन, ठीक है. अब इसमें क्या होता है, लेप्रेसी पहले होती है, अगर वो क्योर होने के बाद भी अगर बॉडी में स्टिल इश्यूज परसिस्ट रह जाते हैं, ठीक है, पैरासिस स्टिल रह जाता है, तो वो लेप्रेसी क्योर्ड डिसेबिलिटी के अंदर आती है, ठीक है. अ पर्सन हु हैड लेप्रेसी and has been cured but may still have loss of sensation in hands, feet, eyes या weakness, that is paralysis in muscles, physical deformities और limitations, ठीक है. सो अगर स्टिल सेंसेशंस के इश्यू आ रहे हैं इन बॉडी पार्ट्स लाइक आईज, हैंड्स, फीट, है ना, या आप पैरालिसिस आ रहा है मसल्स में, तो इट इज़ स्टिल काउंटेड, सो इट इज़ स्टिल काउंटेड एज अ डिसेबिलिटी विच इज़ लेप्रेसी क्योर्ड पर्सन, ठीक है. अब लेप्रेसी होती कैसे है, इट कुड बी ड्यू टू बैक्टीरियल इन्फेक्शन, या फिर जो आपके डिजीज़ होती हैं अगर उनको ठीक करने में डिले हो जाए, अनट्रीटेड डिजीज़ रह जाती हैं कुछ, तो इट कैन लीड टू लेप्रेसी. एंड लेप्रेसी को ठीक करने के बाद भी अगर कुछ ऐसे इश्यूज़ रह जाते हैं कि हाथ में सेंसेशन नहीं आ रही है, पैरों में सेंसेशन नहीं आ रही है, मसल्स में पैरालिसिस हो रहा है, ठीक है, तो इट विल बिकम लेप्रेसी क्योर डिसेबिलिटी. नेक्स्ट है सेरिब्रल पाल्सी, ठीक है. इसमें क्या होता है, अगेन इसमें बॉडी के मूवमेंट्स इम्पैक्ट होते हैं, मसल का कोऑर्डिनेशन इम्पैक्ट होता है, ठीक है. इट अफेक्ट्स बॉडी मूवमेंट्स एंड मसल कोऑर्डिनेशन. अब ये इसका पॉसिबल कॉज क्या हो सकता है, इट इज़ अ
how it is caused? It is caused by group of non-progressive neurological conditions resulted from damage to one or more specific areas of the brain. ठीक है, अब ये नॉन प्रोग्रेसिव क्या है? यहाँ पे आप दो टर्म्स पढ़ेंगे इन डिसेबिलिटीज़ में, कई बार आप फेस करेंगे, नॉन प्रोग्रेसिव या प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव का मतलब क्या है? ऐसी कंडीशंस जो कि एज के साथ प्रोग्रेस करती हैं आपकी, ठीक है। नॉन प्रोग्रेसिव कंडीशंस क्या है? एक बार अकर हो जाती हैं लेकिन एज के साथ साथ वो ज़्यादा बढ़ती नहीं है फिर, ठीक है। सो इट हैपन्स कि एक बार ये आ गई है। नॉन प्रोग्रेसिव ऐसा नहीं है कि एज बढ़ रही है तो वो कंडीशंस भी बढ़ेंगी, लेकिन दे आर स्टिल देयर एज दे अपीयर्ड वंस, ठीक है। सो क्या होता है यहाँ पे? कुछ ग्रुप ऑफ नॉन प्रोग्रेसिव कंडीशंस, न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस ऐसी हो जाती हैं जो कि जब किसी भी ब्रेन के किसी स्पेसिफिक एरिया में अगर डैमेज हो जाता है तो उसकी वजह से सेरिब्रल पाल्सी होने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। एंड मोस्टली कब रहते हैं? इट यूजुअली अकर बिफोर, ड्यूरिंग या फिर शॉर्टली आफ्टर द बर्थ, ठीक है। सो यू कैन से कि बिल्कुल अर्ली स्टेज पे ये डिसेबिलिटी होने के चांसेस रहते हैं, या तो बिफोर बर्थ या फिर ड्यूरिंग बर्थ या फिर शॉर्टली आफ्टर द बर्थ, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू अनदर वन। ओके, नेक्स्ट है ड्वार्फिज्म। ड्वार्फिज्म इज रिलेटेड टू द हाइट। अगर किसी अडल्ट की हाइट 4 फीट 10 इंचेस या उससे कम रहती है तो वो ड्वार्फिज्म में आता है, ठीक है। अब 4 फीट 10 इंचेस इज द मैक्सिमम हाइट। सो अ मेडिकल एंड जेनेटिक कंडीशन रिजल्टिंग इन अडल्ट हाइट, ठीक है। यू शुड रिमेंबर दिस कि अडल्ट की हाइट की बात हो रही है यहाँ पे, ऑफ 4 फीट 10 इंचेस या फिर 147 सेंटीमीटर और लेस, ठीक है। तो अगर इतनी हाइट है किसी अडल्ट की या उससे कम है तो देन इट इज ड्वार्फिज्म। एंड इसके रीजंस क्या क्या हो सकते हैं? इधर मेडिकल और जेनेटिक कंडीशंस, ओके। नेक्स्ट है हमारा मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। अगेन इसमें समथिंग इज रिलेटेड टू मसल, ये हमें नजर आ रहा है ना। सो यहाँ पे क्या होता है? ग्रुप ऑफ इनहेरिटेड जेनेटिक मसल डिजीजेज, ओके। सबसे पहले क्या है कि ये एक जेनेटिक डिजीज है, ये इनहेरिट हो सकती है, ठीक है। इसमें क्या होता है? मसल डिजीज है ऐसी जो कि इनहेरिट होके आ सकती है, दैट वीकन द मसल्स नीडेड टू मूव द बॉडी। अब बॉडी को मूव करने के लिए हमारी मसल्स की भी ज़रूरत होती है ना। एंड उन मसल्स को ये वीक कर देती है। सो बॉडी के मूवमेंट में इम्पैक्ट आएगा, है ना। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय प्रोग्रेसिव स्केलेटल मसल वीकनेस। स्पेशली जो स्केलेटल मसल्स होती हैं उनको ये वीक कर देती हैं। एंड नाउ हियर द वर्ड इज प्रोग्रेसिव, तो यानी कि ये एज के साथ ये चीज़ बढ़ती है, ओके। मोर डिग्रेड होती है ये मसल्स जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है। एंड डिफेक्ट्स इन मसल प्रोटीन्स, डेथ ऑफ मसल सेल्स एंड टिश्यूज, ठीक है। तो जो बेसिकली इट इज़ रिलेटेड विद योर मसल्स, मसल्स इसमें बहुत वीक होती जाती हैं, प्रोग्रेसिवली वीक होती हैं, मसल्स के सेल्स टिश्यूज जो हैं डेड होते जाते हैं। एंड स्पेशली ये उन मसल्स को इम्पैक्ट करती है विच आर फॉर योर स्केलेटल, ठीक है। तो स्केलेटल मसल वीकनेस यहाँ पे देखने को मिलती है। तो अब इसके पॉसिबल कॉजेज क्या हो सकते हैं? मसल की वीकनेस से रिलेटेड होंगे। पहली बात तो ये जेनेटिक है ना, इनहेरिटेड है, तो ऑफ कोर्स जीन्स के म्यूटेशन की वजह से हो सकती है। तो जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से हो सकती है जो कि मसल के प्रोटीन्स को इम्पैक्ट करें। और क्या रीज़न हो सकता है कि मसल बनाने के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है। अगर वो पर्टिकुलर प्रोटीन अगर बन नहीं रहा है, उसका सिंथेसिस नहीं हो रहा है, या अगर बन भी रहा है लेकिन ठीक से नहीं बन रहा है, तो ये वाली डिसेबिलिटी आ सकती है, ओके। सो लैक ऑफ ए प्रोटीन कॉल्ड डिस्ट्रोफिन, उस प्रोटीन का नाम है डिस्ट्रोफिन। अगर डिस्ट्रोफिन नाम का प्रोटीन ठीक से नहीं बन रहा है या बिल्कुल ही सिंथेसिस नहीं हो रहा है तो ये स्केलेटल मसल्स की वीकनेस कर सकता है। एंड दिस इज प्रोग्रेसिव, ठीक है। प्रोग्रेसिव स्केलेटल मसल वीकनेस को ये रिजल्ट कर सकता है एंड इट कैन कॉज मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, ओके। सो यू कैन सी कि मस्कुलर, ये नाम आपको आराम से याद रहेगा, मस्कुलर इज विद मसल, डिस्ट्रॉफी ये आपके डिस्ट्रोफिन प्रोटीन का नाम यहाँ से आप याद कर सकते हैं आराम से, ठीक है। सो ये आपको याद करने में भी आसानी होगी यहाँ से कि व्हाट इज मस्कुलर डिस्ट्रॉफी।
डिस्ट्रोफिन नाम के प्रोटीन की वजह से मेनली ये होती है एंड इनहेरिटेड होती है, जेनेटिक होती है। देन इज एसिड अटैक विक्टिम्स। एसिड अटैक विक्टिम में क्या होता है, जब किसी की बॉडी में कुछ डिफॉर्मेशन या डिसफिगरमेंट हो जाती है ड्यू टू द अटैक ऑफ एसिड या फिर सिमिलर काइंड का कोई सब्सटेंस, ठीक है, तो फिर वो एसिड अटैक डिसेबिलिटी के अंदर आता है, एसिड अटैक विक्टिम के अंदर आता है, ठीक है। अ पर्सन डिसफिगर्ड ड्यू टू एन एसिड अटैक और एक्सपोजर टू अदर कोरोसिव सब्सटेंसेस, ठीक है, उसी टाइप के कोई और कोरोसिव सब्सटेंसेस के अगर एक्सपोजर में आता है वो पर्सन, तो उससे जो डिफॉर्मेशन या डिसफिगरेशन हो जाती है उसकी वजह से एसिड अटैक विक्टिम उसको कहेंगे, ठीक है, ये डिसेबिलिटी आ जाती है। देन इज ब्लाइंडनेस। अब ब्लाइंडनेस क्या है, ब्लाइंडनेस इज रिलेटेड टू योर विजन, ठीक है, सो इट इज अ टाइप ऑफ विजुअल इम्पेयरमेंट, ओके। अब ब्लाइंडनेस ऐसी हो सकती है कि उसमें या तो कंप्लीट लॉस ऑफ विजन है, कुछ नज़र नहीं आ रहा है, या फिर ऐसा हो सकता है कि बिल्कुल ना के बराबर नज़र आ रहा होता है इंसान को, ठीक है। तो ये कुछ कंडीशंस पे आधारित है, ये कंडीशंस ऑलरेडी लेड डाउन है इन आरपीडब्ल्यूडी एक्ट। वो कंडीशंस हम देखते हैं कि क्या क्या हो सकती हैं। सो ब्लाइंडनेस इज अ कंडीशन वेयर अ पर्सन कैन नॉट सी एट ऑल, ठीक है, कैन नॉट सी एट ऑल यानी कि कंप्लीट लॉस ऑफ विजन है, और हैज़ एक्सट्रीमली पुअर विजन यानी कि बहुत ही पुअर विजन है, मतलब ना के बराबर विजन है, ठीक है, बस ये कह सकते हैं कि कंप्लीट लॉस ऑफ विजन नहीं है, ओके। हैज़ एक्सट्रीमली पुअर विजन इवन आफ्टर करेक्शन यूजिंग ग्लासेस। तो एक्सट्रीमली पुअर विजन में आपने देखा है कि इट इज कंसिडर्ड आफ्टर करेक्शन, ओके। जो कैन नॉट सी एट ऑल है यानी कि कंप्लीट लॉस ऑफ विजन है, उसमें तो करेक्शन का कोई मतलब ही नहीं है ना। एंड अगर पुअर विजन है, एक्सट्रीमली पुअर विजन है, तो उसको करेक्ट करने की कोशिश की जाती है बाय द यूज ऑफ ग्लासेस, है ना, स्पेक्टिकल्स। तो अगर उसके बाद भी उस विजन में कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं हो पा रहा है विद द यूज ऑफ स्पेक्टिकल्स, अगर द पर्सन इज स्टिल हैविंग द सेम स्टेटस ऑफ विजन, एक्सट्रीमली पुअर विजन, तो फिर ये इस डिसेबिलिटी में आ जाएगी, ओके। कंडीशंस क्या क्या हो सकती हैं। पहली कंडीशन जिसमें कैन नॉट सी एट ऑल, उसमें क्या कंडीशन रहेगी, टोटल एब्सेंस ऑफ साइट, साइट है ही नहीं, ठीक है। सेकेंड कंडीशन क्या हो सकती है, विजुअल एक्विटी, यानी कि एक्विटी मीन्स क्लैरिटी, ठीक है, हम जो भी चीज़ें देखते हैं उसमें हमें क्लियरली दिखती है ना, डिफाइंड चीज़ें की, जैसे ये है, ये पेन है ना, तो ऐसे जो भी ऑब्जेक्ट्स होंगे हमें क्लियरली दिखती हैं कि क्या क्या है। यहाँ पे विजुअल एक्विटी बहुत कम होती है। उसका क्राइटेरिया इन्होंने क्या रखा है कि कितनी होनी चाहिए टू बी रिगार्डेड एज दिस ब्लाइंडनेस डिसेबिलिटी, विजुअल एक्विटी शुड बी लेस देन 3/60 or less than 10/200 in the better eye with best possible correction, ठीक है। and it should be tested, ये टेस्ट का नाम होता है स्नेलन, ठीक है, स्नेलन टेस्ट होता है जो आईज को चेक करके फिर ये सारी जो इंफॉर्मेशन है ये बताता है, ओके। तो इसमें यही बोल रहे हैं कि जो बेस्ट आई है उस के यहाँ पे रेंज की बात हो रही है, जो बेस्ट आई है उसमें करेक्शन करने के बाद भी, करेक्शन मीन्स विद द यूज ऑफ स्पेक्टिकल्स, ठीक है, लेंसेज वगैरह यूज करने के बाद भी अगर विजुअल एक्विटी यानी विजुअल क्लैरिटी लेस देन 3/60 या लेस देन 10/200 रहती है तो फिर उसको कहेंगे ब्लाइंडनेस, ओके। देन थर्ड आपकी क्या है क्राइटेरिया, लिमिटेशन ऑफ द फील्ड ऑफ विजन सबटेंडिंग एंड एट एन एंगल ऑफ लेस देन 10 डिग्री, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, ये आपकी बिल्कुल नैरो विजन की बात हो रही है कि जैसे नॉर्मली हम अगर स्ट्रेट देखते हैं तो हमारी जो आई का विजन होता है वो काफ़ी ब्रॉड होता है ना। लेकिन इस केस में क्या होता है, अगर पर्सन स्ट्रेट देख रहा है तो भी जो उनकी जो विजन है वो ब्रॉडर नहीं होती है, बहुत ही नैरो होती है, इतनी नैरो होती है कि इट सबटेंड्स एट एन एंगल ऑफ लेस देन 10 डिग्रीज ओनली, ओके। कि यू कैन इमेजिन कि बिल्कुल सिर्फ उनको कितना कम नैरोली वो देख पाते होंगे व्हेन इट इज दिस ब्लाइंडनेस, ओके। सो लिमिटेशन ऑफ द फील्ड ऑफ विजन सबटेंडिंग एट एन एंगल ऑफ लेस देन 10 डिग्रीज, ठीक है, या तो 10 डिग्रीज या लेस देन 10 डिग्रीज, ओके। सो आई होप ये क्लियर है आपको।
ब्लाइंडनेस की 3 कंडीशंस, ये एज इट इज़ जो है होनी चाहिए, इनमें से कोई भी एक, देन ओनली इट विल बी कंसिडर्ड एज द डिसेबिलिटी। ओके, नाउ इसके पॉसिबल कॉजेज क्या हो सकते हैं ब्लाइंडनेस के? जेनेटिक कंडीशंस सच एज रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा। ठीक है, रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा एक प्रकार का जेनेटिक कंडीशन है जिसमें कि जो रेटिना होता है वो डीजनरेट करने लग जाता है। ठीक है, रेटिना डीजनरेशन हो जाती है इसमें। और ये एक जेनेटिक कंडीशन है। ठीक है, या फिर इन्फेक्शंस ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी हो सकते हैं, जैसे कि जर्मन मीजल्स। अगर जर्मन मीजल्स हो रहा है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी तब भी टेंडेंसी है कि बच्चे के अंदर ब्लाइंडनेस आ सकती है। आई इन्फेक्शंस लाइक ट्रैकोमा। ट्रैकोमा एक काफ़ी बड़ा इन्फेक्शन माना जाता है इन द आइज, जो कि होता है बाई अ बैक्टीरियम। दिस इज अ बैक्टीरियम कॉल्ड क्लैमिडिया ट्रैकोमैटिस। ठीक है, और ये कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है ऐसी जगह पे जो कि बहुत डर्टी हैं, अनहाइजीनिक हैं, सैनिटेशन अच्छा नहीं है जहाँ पे। ठीक है, सो ये बैक्टीरिया वहाँ पाया जाता है एंड दिस बैक्टीरिया इज दैट मच डेंजरस दैट इट कैन कॉज ब्लाइंडनेस। ठीक है, दिस ट्रैकोमा इज कॉज्ड बाई, ट्रैकोमा एक प्रकार का आई इन्फेक्शन है विच कैन इवन लीड टू ब्लाइंडनेस। एंड ये कैसे होता है ये इन्फेक्शन? ये होता है बाय द बैक्टीरियम क्लैमिडिया ट्रैकोमैटिस। ठीक है, और ये कहाँ पाया जाता है? इन पुअर सैनिटेशन एंड हेल्थ केयर इन सम रीजन्स। ठीक है, एंड स्टडीज ऑल्सो शो कि ये इस टाइप की कंडीशंस जनरली डेवलपिंग या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में बहुत ज़्यादा होती हैं, तो वहाँ ये बैक्टीरियम ऐसी ऐसी जगहों पे जो है बहुत पाया जाता है, वहाँ ये ट्रैकोमा होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं एज कंपेयर टू डेवलप्ड कंट्रीज। ठीक है, सो नेक्स्ट इज लो विजन। अगेन हमने विजुअल इम्पेयरमेंट का एक देखा, ब्लाइंडनेस। नेक्स्ट हो सकता है विजुअल इम्पेयरमेंट की डिसेबिलिटी, लो विजन। ठीक है, लो विजन में क्या होगा इसकी कंडीशंस देखते हैं। यहाँ पे उसी प्रकार की कंडीशंस है जो हमने ब्लाइंडनेस में देखी, बस क्या है कि उनकी रेंज हल्की सी उससे बेटर होती है, लेकिन इट इज स्टिल अ डिसेबिलिटी। ठीक है, सो विजुअल एक्विटी, we discussed what is visual acuity, not exceeding or less than 20/60, from 20/60 to up to 3/60. ठीक है, और up to 10/200 as per Snellen test in the better eye with of course करेक्शन। ठीक है, पॉसिबल करेक्शन करने के बाद भी अगर ये सारी जो कंडीशंस हैं वो फुलफिल हो रही हैं तो इट इज़ लो विजन। या फिर लिमिटेशन ऑफ द फील्ड ऑफ विजन सबटेंडिंग एट एन एंगल लेस देन 40 डिग्रीज अप टू 10 डिग्री। ठीक है, 10 डिग्री एंड उससे बिलो तो हो जाएगी ब्लाइंडनेस, एंड 10 डिग्री से लेके 40 डिग्रीज तक अगर वो विजन बन रहा है तो वो आएगा लो विजन में। ठीक है, इफ़ यू रिमेंबर ब्लाइंडनेस में हमने 3 कंडीशन देखी थी, ये 2 टाइप की कंडीशन थी जिनकी हमने वैल्यूज देखी, एंड फर्स्ट कंडीशन थी कंप्लीट लॉस ऑफ साइट। ठीक है, नो प्रेजेंस ऑफ साइट, तो लो विजन में वो नहीं आएगा ऑफ कोर्स, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी बहुत विजन तो है ही, एंड जो बाकी की जो 2 कंडीशंस थी विजुअल एक्विटी से रिलेटेड एंड फील्ड ऑफ विजन से रिलेटेड, वो कंडीशंस हमने यहाँ पे देख ली हैं। ठीक है, सो अगर फील्ड ऑफ विजन का सबटेंडिंग एंगल आपसे पूछा जाए तो लो विजन में है आपका 40 to 10 डिग्रीज, ब्लाइंडनेस में है 10 डिग्रीज और लेस देन दैट। ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर। अब लो विजन के रीजंस क्या क्या हो सकते हैं? ब्लाइंडनेस के रीजन हमने देख लिए हैं। लो विजन के रीजन क्या होंगे? डायबिटीज हो सकता है, ग्लाउकोमा, एज रिलेटेड मैक्यूलर डिजेनरेशन हो सकता है, आईज में इंजरी होना, ब्रेन में इंजरी होना, या फिर जेनेटिक आई डिसऑर्डर जैसे कि रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा जो हमने अभी पहले भी पढ़ा था ब्लाइंडनेस के केस में, विच इज रेटिना का डिजेनरेशन, या फिर एल्बिनिज्म। एल्बिनिज्म किसकी वजह से होता है? जो मेलानिन का प्रोडक्शन है वो अगर ठीक से ना हो या फिर उसका डिस्ट्रीब्यूशन ठीक से ना हो बॉडी के पार्ट्स में, तो आईज में एल्बिनिज्म होने की संभावना रहती है। ठीक है, सो मेलानिन की कंडीशंस की वजह से ये होता है बेसिकली। ओके,
एंड ये होता किसकी वजह से है, ये अगेन जेनेटिक म्यूटेशंस की वजह से होता है। जीन्स, अगर इनहेरिटेड जीन्स जो हैं अगर उनमें कुछ म्यूटेशंस है तो वो डिसरप्ट कर देती हैं मेलानिन के प्रोडक्शन को एंड मेलानिन के डिस्ट्रीब्यूशन को। ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं हम। ओके, नेक्स्ट इज हियरिंग इम्पेयरमेंट, यानी कि सुनने से रिलेटेड है। तो ये दो प्रकार का हो सकता है, या तो डेफ यानी कि कंप्लीट लॉस ऑफ हियरिंग है, या फिर हार्ड ऑफ हियरिंग यानी कि बहुत मुश्किल से, कठिनाई से कुछ सुनाई दे रहा है। ठीक है, सो डेफ में क्या होगा, इट मीन्स पर्सन हैविंग 70 dB हियरिंग लॉस। ठीक है, कितना हियरिंग लॉस है यहाँ पे, 70 dB का हियरिंग लॉस है इन स्पीच फ्रीक्वेंसीज। ठीक है, ये याद रखना है आपको, स्पीच फ्रीक्वेंसीज इन बोथ द ईयर्स। ठीक है, स्पीच फ्रीक्वेंसीज जब आ रही हैं तो सुनने में उसमें 70 dB का लॉस है इन बोथ द ईयर्स, तो वो कहलाएगा आपका डेफ। ठीक है, अब हार्ड ऑफ हियरिंग यानी बहुत कठिनाई से सुनाई दे रहा है, तो उसमें ये लॉस कितना होगा, उस लॉस की बात करें तो 60 dB टू 70 dB तक का ये लॉस रहेगा। ओके, इन अगेन स्पीच फ्रीक्वेंसीज इन बोथ द ईयर्स। ओके, सो दीज आर द कंडीशंस एज प्रिस्क्राइब्ड बाय RPWD एक्ट। ओके, अब इसके पॉसिबल कॉजेज क्या हो सकते हैं, या तो कान में कोई इन्फेक्शन हो जाना है, स्पेशली मिडल ईयर एंड इनर ईयर में। ठीक है, इन्फेक्शन, ईयर इन्फेक्शंस और डिजीज इन द इनर ईयर और मिडल ईयर, या फिर बर्थ कंडीशंस की वजह से, या फिर एजिंग की वजह से, या फिर बहुत लाउड नॉइज का अगर एक्सपोजर है कंटिन्यूसली तो भी ये चीज़ हो सकती है। ठीक है, एक्सपोजर टू लाउड नॉइज। नेक्स्ट देखते हैं। ओके, सो नेक्स्ट है स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी। ओके, सो नाम से पता चल रहा है स्पीच एंड लैंग्वेज की है, तो कम्युनिकेशन से रिलेटेड, स्पीच से रिलेटेड यहाँ पे इशू आएंगे, जिसमें कि जब कोई इंसान बोलना चाहता है तो उसे डिफ़िकल्टी फील होती है एट द लेवल ऑफ स्पीकिंग, एट द लेवल ऑफ स्पीच, है ना। सो डिफ़िकल्टी इन स्पीकिंग और कम्युनिकेटिंग क्लियरली, जैसे कि एग्जाम्पल्स इसके स्टटरिंग या स्टैमरिंग। अब इसमें अगर परमानेंट डिसेबिलिटी की बात करें कि यानी कि स्पीच का कंप्लीट लॉस की बात करें, तो ये कब हो सकती है, परमानेंट डिसेबिलिटी अराइजिंग आउट ऑफ कंडीशन सच एज लैरिंगटमी और एफेसिया। ओके, विच अफेक्ट्स one or more components of speech and language due to organic और neurological causes। ठीक है, अब कंप्लीट यानी कि परमानेंट डिसेबिलिटी यहाँ पे कब आ सकती है कि जब या तो लैरिंगटमी हो या फिर एफेसिया जैसी कंडीशंस हो, जिसकी वजह से स्पीच के जो कंपोनेंट्स हैं वो इम्पैक्ट हो जाते हैं एंड लैंग्वेज के जो कंपोनेंट्स हैं वो इम्पैक्ट हो जाते हैं कम्प्लीटली। लैरिंगटमी क्या होता है, जहाँ पे भी एक्टमी आता है ना, ये होता है एक सफिक्स। ठीक है, जिसका मतलब होता है कटिंग या रिमूविंग, कि उस चीज़ को, उस पार्ट को कट कर दिया गया, वहाँ से रिमूव कर दिया गया है। लैरिंग कहाँ से आया है, ये आया है लैरिंक्स से। ओके, लैरिंक्स का मतलब होता है वॉइस बॉक्स। तो यहाँ पे ये क्या कहना चाह रहे हैं बेसिकली कि वॉइस बॉक्स को रिमूव कर दिया गया है। वॉइस बॉक्स रिमूव कब होता है, जैसे फॉर एग्जांपल कभी अगर किसी को वॉइस बॉक्स का कैंसर हो तो उसको रिमूव करना पड़ता है, तो ऐसे केस में उसको क्या कहेंगे, लैरिंगटमी। ओके, तो ये यहाँ पे इस कंडीशन की वजह से परमानेंट डिसेबिलिटी हो सकती है स्पीच एंड लैंग्वेज की, या फिर एफेसिया की वजह से हो सकती है। एफेसिया में क्या होता है, यहाँ पे ब्रेन या ब्रेन के पार्ट्स डैमेज हो जाते हैं ड्यू टू सम न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। ठीक है, देन ऑल्सो इट कैन लीड टू परमानेंट डिसेबिलिटी। ओके, सो ये ऑर्गेनिक एंड न्यूरोलॉजिकल कॉजेज थे। अब पॉसिबल कॉजेज के और क्या क्या हो सकते हैं स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी के, ब्रेन इंजरी या स्ट्रोक, है ना, या फिर प्रॉब्लम्स विद वोकल कॉर्ड्स, या डीजनरेटिव डिजीजेज सच एज पार्किंसंस डिजीजेज या डिमेंशिया। पार्किंसंस एंड डिमेंशिया में भी जनरली स्पीच के इश्यूज देखने को मिल सकते हैं। ओके, जो डीजनरेटिव डिजीज होती हैं, एंड अगेन पॉसिबल कॉजेज में यू विल सी द सेम थिंग कि ब्रेन से रिलेटेड या वोकल कॉर्ड्स, वॉइस बॉक्स, इन चीज़ों से रिलेटेड जो है इश्यूज अगर होते हैं तो स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी होने के चांसेस होते हैं। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट। अब है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी।
आपको याद हो हमने जो PWD एक्ट किया था जो स्टार्टिंग में था 1995 वाला, उसमें हमने 7 डिसेबिलिटीज़ पढ़ी थी, है ना। 7 डिसेबिलिटीज़ में से एक थी मेंटल रिटार्डेशन, MR की। अब आई थिंक यू माइट ऑलरेडी नो दिस कि अब MR जो है नहीं यूज़ होता है, यानी कि मेंटल रिटार्डेशन टर्म अब नहीं यूज़ होती है, हम उसको यूज़ करते हैं एज इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। ओके, सो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में क्या होता है, यहाँ पे बेसिकली इश्यूज आते हैं, सिग्निफिकेंट लिमिटेशन होती है इन बोथ द इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग एंड इन अडेप्टिव बिहेवियर। ठीक है, हमारी इसमें इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग में इश्यूज होते हैं जैसे कि रीजनिंग हो गया, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गया, है ना, लर्निंग की इश्यूज हो गए, ये हो गए इंटेलेक्चुअल इश्यूज। दूसरे कौन से इश्यूज आते हैं साथ के साथ, बिहेवियर अडेप्ट करने में इन योर सोशल लाइफ, ठीक है, प्रैक्टिकल स्किल्स यूज करने में। सो सिग्निफिकेंट लिमिटेशन both in intellectual functioning, for example reasoning, learning, problem solving, and in adaptive behavior that includes social and practical skills of everyday life। ठीक है, तो ये 2 प्रकार के इसमें इश्यूज रहते हैं। इसके पॉसिबल कॉजेज क्या हो सकते हैं, या तो प्रॉब्लम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हो सकती है, एग्जाम्पल इन्फेक्शंस, ड्रग्स का यूज या सब्सटेंस अब्यूज, इस टाइप की चीज़ें हो तो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के चांसेस रहते हैं। या फिर बर्थ के टाइम पे अगर लैक ऑफ ऑक्सीजन हो जाए, ठीक है, तब ये हो सकता है। सीवियर हेड इंजरी की वजह से हो सकता है। ब्रेन इन्फेक्शन जैसे मेनिंजाइटिस, इसकी वजह से हो सकता है। मेनिंजाइटिस में क्या होता है, जो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड की मेम्ब्रेन होती हैं वो बेसिकली इन्फ्लेमेशन आ जाता है उसमें। ठीक है, ब्रेन इन्फेक्शन सच एज मेनिंजाइटिस कैन लीड टू दिस डिसेबिलिटी। डिजीज लाइक मीजल्स, वूपिंग कफ एंड जेनेटिक कंडीशंस जैसे कि डाउन सिंड्रोम हो, तब भी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होने के चांसेस बहुत हाई रहते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे आई हैव गॉट अ क्वेश्चन फॉर यू नाउ, डाउन सिंड्रोम। ठीक है, ये आपने और जगह पे भी पढ़ा होगा इन अदर सब्जेक्ट्स ऑफ साइकोलॉजी, एंड ये इम्पॉर्टेंट भी है, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जनरली पूछा भी जाता है। सो मैं यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि डाउन सिंड्रोम किस वजह से होता है। ठीक है, इसमें क्रोमोसोमल रीज़न है कोई, तो वो रीज़न क्या है, आई एम आस्किंग यू, यू कैन आंसर इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, एंड आई विल आंसर दिस क्वेश्चन इन योर नेक्स्ट क्लास। ओके, डाउन सिंड्रोम किस वजह से होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज, SLD। ठीक है, तो स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज़ को SLD भी कहते हैं, एंड ये आपको याद रखना है कि SLD वर्ड जो है स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज़ के लिए यूज़ हो रहा है। अगर खाली SLD भी बोला जाए तो यू शुड ऑलवेज नो कि SLD क्या है। ठीक है, ये बहुत ही वाइडली यूज टर्म है SLD। अ डिसऑर्डर अफेक्टिंग प्रोसेसिंग एंड अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज, यहाँ पे जो लैंग्वेज है, ठीक है, उसको प्रोसेस करने में, उसको कॉम्प्रीहेंड करने में, उसको अंडरस्टैंड करने में यहाँ पे इश्यूज आते हैं। ठीक है, एंड इसमें क्या हो सकता है, जैसे कि अब लैंग्वेज हो गई तो लैंग्वेज में क्या चीज़ें होती हैं, रीडिंग, राइटिंग, कॉम्प्रीहेंशन, ये सब चीज़ें आती हैं, है ना, तो इन सब के इश्यूज होंगे, प्लस मैथमेटिकल इश्यूज यहाँ पे होंगे। ठीक है, सो इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय डिफिकल्टी टू कॉम्प्रीहेंड, समझने में, उसको स्पीक करने में, रीड करने में, राइट करने में इश्यूज आएंगे, स्पेल करने में, है ना, एंड मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के इशू आएंगे। ओके, फॉर एग्जाम्पल डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिसकैलकुलिया, इस टाइप के इश्यूज यहाँ पे होते हैं SLD में। इसके पॉसिबल कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं, जेनेटिक फैक्टर्स हो सकते हैं, या फिर जो आपके लैंग्वेज रिलेटेड डेवलपमेंट होती है वो डिले हो अगर, है ना, यू नो डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स होते हैं हमारे, तो जो उसमें माइलस्टोन होता है लैंग्वेज से रिलेटेड, अगर उसमें डिले आ रहा है तो दैट इशू कैन हैपन। ठीक है, वो माइलस्टोन अगर अचीव नहीं हो पा रहे हैं तो। देन इज ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, इसको ASD बोलते हैं। ठीक है, स्पेशली ये जो चाइल्ड साइकोलॉजी से रिलेटेड इश्यूज हैं लाइक SLD, ASD, ये आपको शॉर्ट फॉर्म्स भी इसमें याद होनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आपको ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर करके ही क्वेश्चन पूछा जाए, ASD भी अगर यूज़ करेंगे तो यू शुड नो, क्योंकि ये बहुत ही कॉमनली एंड वाइडली यूज टर्म्स हैं, SLD एंड ASD। ठीक है, सो
ASD क्या होता है, ये भी अगेन डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, ठीक है। इट इज़ अ डेवलपमेंटल डिसऑर्डर दैट अफेक्ट्स कम्युनिकेशन, सोशल इंटरेक्शन एंड मे इन्वॉल्व रिपीटेटिव बिहेवियर्स, ठीक है। यहाँ पे जो बच्चा होता है वो उसको कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम आती है एंड स्पेशली इंटरेक्टिंग विद द सोशल पीपल, ठीक है। मतलब कि अपने आसपास के लोगों से इंटरेक्ट करने में उसको प्रॉब्लम आती है, उनको एक्चुअली वो दुनिया नहीं समझ आती है जो उनके आसपास होती है, तो उनको कम्युनिकेशन के इश्यूज रहते हैं एंड कई बार क्या होता है कि वो सेम टाइप का बिहेवियर जो है रिपीट करते हैं व्हेन इट इज़ नॉट इवन रिक्वायर्ड, ठीक। या सेम टाइप का अगर एक वर्ड बोल दिया तो उस वर्ड को बार बार रिपीट करेंगे, कुछ एक एक्शन अगर कर दिया उन्होंने तो उस एक्शन को बार बार रिपीट करेंगे, तो रिपीटिशन ऑफ बिहेवियर काफ़ी देखने को मिलता है ऐसे बच्चों में एंड कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम होता है, उनको उनका तालमेल नहीं बैठ पाता है बिल्कुल भी बात करने में, तो ये चीज़ नेचुरली उनके अंदर होती है, ठीक है। सो इट यूजुअली शो अप बिफोर द एज ऑफ 3, जनरली ये बिफोर द एज ऑफ 3 ये कंडीशंस जो हैं बच्चे में दिखने लग जाती हैं, ओके। सो प्रोबेबल कॉजेज इसके क्या हो सकते हैं, जेनेटिक फैक्टर्स हो सकते हैं, म्यूटेशंस जीन्स में आना, चेंजेस आना जीन्स में, या एनवायरमेंटल फैक्टर्स हो सकते हैं जैसे इन्फेक्शंस या फिर कॉम्प्लिकेशंस ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी में वही सारे इश्यूज आ सकते हैं जैसे कि हमने पहले भी देखे थे, ड्रग्स का यूज़ या सब्सटेंस अब्यूज टाइप की चीज़ें भी इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। सो ड्यू टू दीज रीजंस ASD कैन अकर। नेक्स्ट है मेंटल इलनेस। सो मेंटल इलनेस इज ऑल अबाउट योर मेंटल डिसऑर्डर्स जो साइकोपैथोलॉजी में हम पढ़ते हैं, जिसमें कि आपके बिहेवियर के इश्यूज या जो रियलिटी को रिकॉग्नाइज करने के इश्यूज होते हैं, परसेप्शन रिलेटेड इश्यूज रहते हैं, वो सब यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है। थिंकिंग से रिलेटेड इश्यूज, सो सीरियस डिस्टर्बेंस इन अ पर्सन्स थिंकिंग, मूड वाले, ठीक है, थिंकिंग, मूड, परसेप्शन, मेमोरी और बिहेवियर, तो इस टाइप के जो इश्यूज आते हैं दे आर अंडर मेंटल इलनेस। उनकी वजह से क्या हो सकता है, दैट अफेक्ट्स देयर एबिलिटी टू फंक्शन इन एवरीडे लाइफ, फॉर एग्जाम्पल इम्पेयरमेंट इन जजमेंट, ठीक है, जजमेंट के में इम्पेयरमेंट आ जाती है, उनकी बिहेवियर में इम्पेयरमेंट आ जाती है, रियलिटी को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते हैं, है ना। एंड इसके एग्जाम्पल क्या होंगे मेंटल इलनेस के, जैसे कि डिप्रेशन हो गया, एंग्जाइटी डिसऑर्डर हो गया, बाइपोलर डिसऑर्डर, स्किज़ोफ्रेनिया, एज मैनी एज यू वांट यू कैन ऐड, है ना। सो यू नो दीज डिसऑर्डर्स, ओके, तो वो सारे मेंटल इलनेस में आ जाएंगे जो साइकोपैथोलॉजी में हम पढ़ते हैं। देन इस मेंटल इलनेस के प्रोबेबल कॉजेज क्या हो सकते हैं। सो जेनेटिक फैक्टर्स हो सकते हैं कि फैमिली हिस्ट्री में कोई चीज़ रही हो एंड देन इट हैज़ पास्ड ऑन टू द नेक्स्ट जनरेशन। इम्बैलेंस ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स, ठीक है, ये न्यूरोट्रांसमीटर्स के इम्बैलेंस का हम ऑलरेडी यूनिट 1 में भी देख चुके हैं, ठीक, तो उसकी वजह से काफ़ी डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। एबनॉर्मेलिटीज़ इन ब्रेन स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस, ब्रेन के स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस में कोई एबनॉर्मेलिटीज़ अगर आ रही हैं तो, या फिर ट्रॉमेटिक लाइफ एक्सपीरियंस अगर रहे हों जिसमें कि कुछ अब्यूज़, वायलेंस, इस टाइप की चीज़ें रही हों इंसान के, एक्सपोजर टू टॉक्सिन्स और ड्रग्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक है, या हार्मोनल इम्बैलेंस हो, या क्रॉनिक इलनेस हो, या सब्सटेंस अब्यूज़ की वजह से भी मेंटल इलनेस हो सकती है ना। सो देर आर लॉट ऑफ कॉजेज, सम ऑफ देम आई हैव लिस्टेड हियर। देन है आपका क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस, ठीक है। क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस में क्या है, ऑफ कोर्स न्यूरोलॉजी से रिलेटेड कुछ होगा, यानी हमारे नर्वस सिस्टम से रिलेटेड चीज़ें आएंगी, ठीक है। सो कंडीशंस दैट अफेक्ट द नर्वस सिस्टम इंक्लूडिंग द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स, ठीक है। तो यहाँ पे नर्वस सिस्टम में इम्पैक्ट होता है, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व्स, ये इम्पैक्ट होती हैं। इसके एग्जाम्पल कौन सी डिजीज आती हैं, पार्किंसंस डिजीज, एल्जाइमर डिजीज, एपिलिप्सी, ये मेजर डिजीज हैं, ठीक है। एंड इसके पॉसिबल कॉजेज क्या हो सकते हैं, जेनेटिक हो सकता है, ये कोई ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड में इंजरी की वजह से हो सकता है, या फिर डिजेनरेटिव कंडीशंस हो सकती हैं, ठीक है, तभी ये पार्किंसंस वगैरह में देखने को मिलता है। देन
नेक्स्ट है हमारा मल्टीपल स्क्लेरोसिस। ठीक है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस में क्या होगा, अ क्रॉनिक डिजीज, अगेन ये भी आपकी न्यूरोलॉजिकल डिजीज है। ठीक है, अ क्रॉनिक डिजीज अफेक्टिंग द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ओके, न्यूरोलॉजिकल है तो नर्वस सिस्टम को इम्पैक्ट करेगी। इसमें यहाँ ये सीएनएस को इम्पैक्ट करती है। सीएनएस मीन्स ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, ये हम यूनिट 1 में देख चुके हैं। अफेक्टिंग द सेंट्रल नर्वस सिस्टम विच कैन मेक्स इट डिफिकल्ट फॉर द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड टू कम्युनिकेट विद द बॉडी। ठीक है, यहाँ पे आपकी जो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड है वो बॉडी के साथ कम्युनिकेट करने में इशू फेस करती है। और कम्युनिकेशन किसके द्वारा होता है, इफ़ यू रिमेंबर, न्यूरॉन्स के द्वारा, नर्व सेल्स के द्वारा। एंड उसमें कौन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, आपका एक्सॉन। और एक्सॉन अच्छे से कम्युनिकेट करे इसके लिए क्या होता है, एक्सॉन के ऊपर माइलिन शीथ होती है ना। इफ़ यू रिमेंबर, ये हम ऑलरेडी यूनिट 1 में डिस्कस भी कर चुके हैं। तो अब यहाँ पे क्या होता है, वो जो न्यूरॉन में एक्सॉन के ऊपर माइलिन शीथ होती है, बेसिकली वो आपकी डिस्ट्रॉय होने लग जाती है, डैमेज होने लग जाती है, जिसकी वजह से ये कम्युनिकेशन का इशू आता है। ठीक है, सो माइलिन शीथ अराउंड द एक्सॉन्स ऑफ नर्व सेल्स इन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड गेट्स डैमेज्ड। ठीक है, अब एक्सॉन के ऊपर जो माइलिन शीथ होती है, जो कि बेसिकली उस नर्व को कंडक्शन में हेल्प करती है, इंसुलेट करती है, उसकी स्पीड इंक्रीज करती है, तो जब वो नहीं रहेगी, वो डैमेज हो जाएगी, वो डिस्ट्रॉय होने लग जाएगी, तो जो कम्युनिकेशन का इशू है वो आ जाएगा एंड योर ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड विल नॉट बी एबल टू कम्युनिकेट विद इन द बॉडी। ठीक, तो उसकी वजह से मल्टीपल स्क्लेरोसिस की कंडीशंस आ जाती हैं, क्रिएट हो जाती हैं। अब इसके पॉसिबल कॉजेज क्या हो सकते हैं, क्या रीज़न हो सकता है कि वो माइलिन शीथ जो है वो डैमेज हो जाए। इट कुड बी ड्यू टू सीवियर एक्सीडेंट्स एंड समटाइम्स बर्थ के डिफेक्ट्स की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ओके, पार्किंसंस डिजीज, ये डिजेनरेटिव डिजीज है। ठीक है, एंड अगेन इट इज अ प्रोग्रेसिव डिजीज। ठीक है, प्रोग्रेसिव डिजीज है तो यानी कि इसकी जो कंडीशंस हैं वो वक्त के साथ, एज के साथ बढ़ेंगी। ठीक है, सो अ प्रोग्रेसिव डिजीज ऑफ द नर्वस सिस्टम, न्यूरोलॉजिकल डिजीज है ये भी, तो नर्वस सिस्टम को इम्पैक्ट करेगी। ऑफ द नर्वस सिस्टम दैट अफेक्ट्स द मूवमेंट। ठीक है, इसमें भी आपकी जो है मूवमेंट इम्पैक्ट होती है नर्वस सिस्टम के इश्यूज की वजह से। पॉसिबल कॉजेज क्या होते हैं, पार्किंसंस इज अ डिजेनरेटिव डिजीज, आपको जनरली एज में देखने, एल्डरली एज में देखने को मिलेगी ये। ठीक है, सो डीजनरेशन ऑफ द बेसल गैंग्लिया ऑफ द ब्रेन इन एल्डरली पीपल। ठीक है, एल्डरली पीपल में ये पाई जाती है ज़्यादातर। क्यों, क्योंकि बेसल गैंग्लिया का उसमें डीजनरेशन होना शुरू हो जाता है। डेफिशिएंसी ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर कॉल्ड डोपामीन। ठीक है, या फिर जो डोपामीन नाम का न्यूरोट्रांसमीटर है उसकी डेफिशिएंसी की वजह से। इफ़ यू रिमेंबर, ये हमने जब ट्रांसमीटर्स पढ़े थे यूनिट 1 में, तब भी ये मैंने आपको बताया था कि डोपामीन की डेफिशिएंसी है तो क्या होगा, पार्किंसंस। और अगर डोपामीन का एक्सेस है तो क्या होगा, स्किज़ोफ्रेनिया। ठीक है, इफ़ यू रिमेंबर दैट। ओके, सो नेक्स्ट चलते हैं। अब है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया इज रिलेटेड विद योर ब्लड। ठीक है, ब्लड से रिलेटेड यहाँ पे इशू आएंगे। तो ये एक ब्लीडिंग का डिसऑर्डर है। ठीक है, तो जब हमारे ब्लीडिंग होती है तो क्या होता है, थोड़ी देर के बाद उस पर क्लॉटिंग होनी शुरू हो जाती है ना। ये हमारी बॉडी का, हमारे ब्लड का मैकेनिज्म होता है। यहाँ पे क्या होता है इस डिसेबिलिटी में कि जो ब्लीडिंग हुई है वो या तो क्लॉट होगी ही नहीं या फिर वो ठीक से क्लॉट नहीं होगी, तो यहाँ पे क्लॉटिंग का इशू आता है। ओके, सो अ ब्लीडिंग डिसऑर्डर है ये, वेयर देयर इज अ लॉस और इम्पेयरमेंट इन नॉर्मल क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड। ठीक है, जो नॉर्मली जो क्लॉटिंग का प्रोसेस रहता है, मैकेनिज्म रहता है ब्लड का, वो यहाँ पे इम्पेयर हो जाता है। इसके पॉसिबल कॉजेज क्या हो सकते हैं, जो एक्स क्रोमोसोम होता है अगर उसमें कोई जेनेटिक म्यूटेशन आ गया है तो, या फिर जो क्लॉटिंग के लिए प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल है हमारा वो अगर मिसिंग है या ठीक से काम नहीं कर रहा है तो भी हेमोफीलिया हो सकता है। ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट थैलेसीमिया, ये भी अगेन आपका ब्लड का डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है, आपके जो आरबीसीज होते हैं या हीमोग्लोबिन होते हैं वो इनफ मात्रा में नहीं बनते हैं बॉडी में। ठीक है, सो अ ब्लड डिसऑर्डर वेयर द बॉडी कैन नॉट मेक इनफ हीमोग्लोबिन और
आरबीसीज रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, ये काफ़ी जो है सफिशिएंट इनका प्रोडक्शन नहीं हो पाता बॉडी में। एंड पॉसिबल कॉज क्या है इसके, जेनेटिक इनहेरिटेंस। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सिकल सेल डिजीज। ठीक है, सिकल सेल इसका नाम किससे आया है कि जो सेल इज फॉर आरबीसीज के सेल, जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं उसके लिए है। सिकल मतलब सिकल जैसी शेप हो जाती है। सिकल की शेप कैसी होती है, ऐसी। ठीक है, या इसको कह सकते हैं क्रेसेंट मून। ओके, सिकल जैसे पहले के टाइम में जैसे जो ग्रास कटिंग के लिए यूज होता था उस टाइप की इसकी शेप हो जाती है, या यू कैन से क्रेसेंट मून टाइप की इसकी शेप हो जाती है। अब जब इस टाइप के ये आरबीसीज होते हैं तो ये क्या करते हैं, ये ब्लड के फ्लो को हिंडर करते हैं, पेन कॉज करते हैं, एंड जो ऑर्गन्स होते हैं उनको डैमेज कर देते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही फैटल डिजीज होती है। सो इट इज अ जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर, एंड जेनेटिक होती है वेयर रेड ब्लड सेल्स आर क्रेसेंट शेप्ड दैट ब्लॉक द ब्लड फ्लो लीडिंग टू पेन, ऑर्गन डैमेज, या फिर और क्या कॉज कर सकते हैं, इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं, एनीमिया कॉज कर सकते हैं। आपने सिकल सेल एनीमिया का नाम भी सुना होगा, है ना। सो पॉसिबल कॉज क्या रह सकते हैं इसके, म्यूटेशन इन द हीमोग्लोबिन जीन, हीमोग्लोबिन जीन में अगर कोई जेनेटिक म्यूटेशन आ गया है तो, या फिर जेनेटिक इनहेरिटेंस। ठीक है, कि पेरेंट्स को है तो आगे वो ट्रांसफर हो जाए। ठीक, अब आप इसमें देखेंगे एक चीज कि ब्लड के हमने जो भी पढ़े हैं वो सारे आपके जेनेटिकली इन्फ्लुएंस हैं वो सारे डिसेबिलिटीज। ठीक है, यहाँ पे भी पॉसिबल कॉजेज में जीन म्यूटेशन आ रहा है। ठीक, देन यहाँ पे भी जेनेटिक इनहेरिटेंस आ रहा है, यहाँ पे भी जीन्स का म्यूटेशन हो रहा है एंड जेनेटिक इनहेरिटेंस भी है। ठीक, तो दिस इज देयर। देन आता है लास्ट आपका मल्टीपल डिसेबिलिटीज। अब मल्टीपल डिसेबिलिटीज क्या हुआ, नाम से पता चल रहा है कि मल्टीपल अमाउंट में डिसेबिलिटीज है, यानी कि एक से ज्यादा डिसेबिलिटी है इन द सेम पर्सन एट सेम टाइम। ठीक है, जैसे किसी को डेफ की डिसेबिलिटी है एंड ब्लाइंडनेस की भी डिसेबिलिटी है एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम, तो उसको कहेंगे कि दिस पर्सन इज हैविंग मल्टीपल डिसेबिलिटीज। ठीक है, एंड उसको क्या नाम देंगे फिर, डेफ ब्लाइंडनेस। ओके, जैसे कि एग्जांपल डेफ ब्लाइंडनेस। एंड इसकी वजह से जो है इंसान को ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ सकती हैं लाइफ में बिकॉज ऑफ मल्टीपल डिसेबिलिटीज। इट रियली हैम्पर्स severely the communication development and education of that person. Okay, so a person with more than one disability at the same time, for example deaf blindness, एक ही टाइम पे जो भी हमने डिसेबिलिटीज पढ़ी हैं, अगर मोर देन वन डिसेबिलिटी एक ही टाइम पे किसी एक पर्सन के अंदर है तो इट इज मल्टीपल डिसेबिलिटी। ओके, सो ये थी आपकी 21 डिसेबिलिटीज़। इसके अलावा भी अगर टाइम टू टाइम गवर्नमेंट को ये लगता है कि कुछ ऐसे सजेशंस आते हैं जिनको कि इंक्लूड किया जा सके तो दैट विल बी इंक्लूडेड। ठीक है, तो ये चीज़ एक ओपन तरीके से रहती है। राइट नाउ वी हैव 21 डिसेबिलिटीज़ एज पर आवर RPWD एक्ट इन इंडिया। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ मैं इम्पॉर्टेंट आपको बता देती हूँ, कैटेगराइजेशन थोड़ा सा, जो कि आपके एक्ट की वजह के बेसिस पे है, सो दैट अगर आपसे इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए तो यू विल बी एबल टू आंसर। ठीक है, हमने बिल्कुल शुरू में जाएंगे, यहाँ पे हमने ये डिसेबिलिटीज ये लिस्ट कर रखी हैं। एंड इसमें जो जैसे मेजर कैटेगरीज जैसे बनाई गई हैं RPWD एक्ट में, उसको थोड़ा सा हम एक बार ही देख लेते हैं। ठीक है, सो लोकोमोटर, लेप्रेसी क्योर्ड, सेरिब्रल पाल्सी, ड्वार्फिज्म, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एंड एसिड अटैक विक्टिम्स, ये सब आती हैं लोकोमोटर डिसेबिलिटी में। ठीक है, एज पर योर RPWD एक्ट। ओके, ब्लाइंडनेस, लो विजन, ये आपकी विजुअल इम्पेयरमेंट है, ये हमने पहले भी बात की थी, विजुअल इम्पेयरमेंट। एंड और क्या बोल सकते हैं इसको सेंसरी डिसेबिलिटी भी बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये आपकी सेंसेस आइज से रिलेटेड है, सो इट कुड बी सेंसरी डिसेबिलिटी एज वेल।
देन नेक्स्ट है आपका हियरिंग इम्पेयरमेंट। हियरिंग इम्पेयरमेंट में आपका डेफ एंड हार्ड ऑफ हियरिंग हमने देखा था। अगेन इट इज ऑल्सो सेंसरी डिसेबिलिटी में ये आएगी। अगर आपसे पूछा जाए, 4 ऑप्शंस दे दिए जाएं, पूछा जाए विच वन ऑफ देम इज अ सेंसरी डिसेबिलिटी या विच वन ऑफ देम इज नॉट अ सेंसरी डिसेबिलिटी, तो आई होप यू कैन आंसर नाउ, है ना। स्पीच एंड लैंग्वेज की डिसेबिलिटी जो है, अब ये जो पूरे मैंने यहां तक बताया ना आपको 10 तक, ये दीज आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन योर फिजिकल डिसेबिलिटी। इन योर आरपीडब्ल्यूडी एक्ट, ठीक है। स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी तक मेजर ब्रैकेट आपकी ये फिजिकल डिसेबिलिटी बताई गई है उसमें। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, एसएलडी एंड एएसडी। ठीक है, ये तीनों किसके अंडर है? इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। तो अगर ये तीनों के ऑप्शन है कहीं पे, एंड तो ये तीनों इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में आती हैं। ठीक है, देन है आपकी मेंटल इलनेस, ये मेंटल बिहेवियर से रिलेटेड डिसेबिलिटी है। ठीक है, सो दिस इज मेंटल बिहेवियर। ओके, देन है आपकी क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस, एमएस, मल्टीपल स्क्लेरोसिस एंड पार्किंसंस डिजीज। ये तीनों जो आती हैं ये न्यूरोलॉजिकल डिसेबिलिटी में आती हैं बेसिकली। ठीक है, न्यूरोलॉजिकल डिसेबिलिटी कह लो या क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस कह लो, ये दोनों वर्ड इसके लिए काम करेंगे। न्यूरोलॉजिकल डिसेबिलिटी या फिर और क्या, क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस भी तीनों ही इस कैटेगरी में भी आती हैं। क्रॉनिक, अगर आपसे पूछा जाए, इस टाइप से टर्म यूज की जाए तो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। ठीक है, उसके बाद हेमोफीलिया, थैलेसीमिया, सिकल सेल डिजीज, ये क्या है? ब्लड के डिसऑर्डर। ये हमने देख लिया, ये तीनों आती हैं आपके ब्लड डिसऑर्डर में। ओके, एंड मल्टीपल डिसेबिलिटीज तो कॉम्बिनेशन ऑफ एनी 2 या मोर देन दैट, यानी कि एक से ज़्यादा अगर हैं तो इट वुड बी मल्टीपल डिसेबिलिटी। ठीक है, सो आई होप ये आपको क्लियर है जिस तरीके से इनको ये नाम है कि क्या क्या और किस कैटेगरी के अंडर ये आती हैं। ओके, सो आज की क्लास में इतना ही। ये हमारा टॉपिक कवर हो चुका है, 21 डिसेबिलिटीज़ का, टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज़ का टॉपिक। एंड ऑफ कोर्स मैं ये स्लाइड्स रन कर दूंगी अभी, एंड इफ़ यू वांट यू कैन नोट देम डाउन। ठीक है, सो इफ़ यू हैव अंडरस्टूड, लाइक्ड इट, then please don't forget to like, share and subscribe, and I see you in the next class. Till then, take care. Bye bye.